स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंक्शंस। ठीक है। अब कई सारे फंक्शंस तो आपने ऑलरेडी यूज कर लिए हैं, सम, एवरेज, काउंट, सब तो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, है ना। ये भी पार्ट ऑफ द फंक्शंस का ही टॉपिक होता है। ठीक है, फंक्शन टॉपिक का ही पार्ट होता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एसक्यूएल के अंदर, जो कि सिस्टम फंक्शंस कहा जाता है इन्हें। ठीक है। फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, सिस्टम फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम फंक्शन जो कि जब मैं एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करता हूँ तो उसके साथ ही मेरे पास मिलते हैं मेरे को। और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो भाई जो मैं कस्टम फंक्शन अपने खुद के क्रिएट करता हूँ। ठीक है। वो होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। तो सिस्टम फंक्शन तो आपको प्रीटी गुड आइडिया है। कुछ फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ, उनको एक बार आप अप्लाई करके देख लेना। ठीक है। सो कौन से फंक्शन बताना है आपको? सम, एवरेज, काउंट, ये वाले तो हम कर चुके हैं, है ना। सिमिलर तरीके से मेरे पास जो सम, एवरेज हो गया। हाँ, मतलब जितने भी मैथमेटिकल एक्सेल वाले फंक्शन होते हैं वो वाले अवेलेबल होते हैं एक तो। ठीक है। उसके अलावा मेरे पास जो टेक्स्ट वाले फंक्शंस हैं वो भी अवेलेबल है, अपर, लोअर, ठीक है, लेफ्ट, राइट, मिड, ठीक है, लेन, जो ये वाले फंक्शंस थे ये भी अवेलेबल है एसक्यूएल के अंदर। इनको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा डेट का फंक्शन हम गेट डेट यूज कर चुके हैं, है ना, आज की डेट के लिए। ठीक है। उसके अलावा इसमें भी डेटेड अवेलेबल है, दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए। जस्ट द डिफरेंस इज कि भाई जब एक्सेल में आप करते थे तो स्पेलिंग वाज डेटेड आई एफ। ठीक है। तो डेट डिफ बेसिकली इसकी फुल फॉर्म ना डेट डिफरेंस होती है। तो उसमें डी आई एफ था, इसमें डी आई डबल एफ है, लास्ट में डबल एफ हो जाता है, एक एफ एक्स्ट्रा है इसमें। ठीक है। उसके बाद है डेट ऐड। ठीक है। डेट ऐड का मतलब होता है कि भाई एक पर्टिकुलर डेट में आपको 10 दिन ऐड करने हैं, एक साल ऐड करना है, जितना भी ऐड करना है उसको आप डेट ऐड कर सकते हो। ठीक है। ये है कुछ इनबिल्ट फंक्शंस जो कि सिस्टम फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा जैसे एक्सेल के अंदर प्रॉपर ऑप्शन होता है मेरे पास टू सी द फंक्शंस। ठीक है। उसी तरीके से एसक्यूएल के अंदर भी मेरे पास एक ऑप्शन है कि भाई जितने भी सिस्टम डिपेंड फंक्शंस है मेरे, वो सब मैं देख सकता हूँ। ठीक है। गिव मी सेकंड, मैं एक बार अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ लोगों को, फिर दिखाता हूँ कैसे देखते हैं। ठीक है। एसएसएमएस में है, भाई ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे जाओगे। ठीक है। हमने डेटाबेसेस के अंदर जाओगे। ठीक है। इसके अंदर आप कोई भी डेटाबेस खोल लो, एसक्यूएल 4 ही खोल लेते हैं जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर प्रोग्रामेबिलिटी करके एक फोल्डर होता है। ठीक है। प्रोग्रामेबिलिटी, इसके अंदर आप जाओगे, इसके अंदर आपको फंक्शंस का फोल्डर मिल जाएगा। मिल गया ना। उसको आप ओपन करो। उसके अंदर चार फोल्डर्स है आपके, टेबल वैल्यू, स्केलर वैल्यू, एग्रीगेट एंड सिस्टम। तो जो सिस्टम फंक्शन का फोल्डर है उसके अंदर आपको जितने भी सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, मतलब एसक्यूएल के अंदर जो हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं वो सारे मिल जाएंगे। मतलब जैसे एक्सेल के अंदर था ना कैटेगरीज थी हर एक फंक्शन की, उसी तरीके से फोल्डर्स है इसके अंदर हर एक उसके टाइप के। ठीक है। उसके अंदर आप हर एक फंक्शन को देख सकते हो। ठीक है। क्लियर है। हर एक तरीके से जितने भी सिस्टम फंक्शन आपको दिख जाएंगे। सिस्टम फंक्शन को यूज करना आपको ऑलरेडी आता है ना। आप सेलेक्ट के साथ यूज कर सकते हो, मतलब जैसे जो गेट डेट वगैरह वाला फंक्शन है उसको आप डेटा एंट्री के टाइम पे भी यूज कर सकते हो, है ना। ठीक है। तो आई गेस सिस्टम फंक्शंस में तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को, उनको तो आप इजीली यूज कर सकते हो, है ना। क्लियर है। अब चलते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन पे। ठीक है। जब एक फंक्शन मैं बनाता हूँ, ठीक है, जो भी यूजर एक फंक्शन बनाता है वो तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। आप जब सिस्टम फंक्शन का जो फोल्डर है उसके ऊपर देखोगे तीन फोल्डर्स आ रहे हैं आपके पास, टेबल वैल्यूड, स्केलर वैल्यूड एंड एग्रीगेट। तीनों फोल्डर दिख रहे हैं। तीनों फोल्डर बाय डिफॉल्ट अभी एम्प्टी होंगे क्योंकि इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन स्टोर होते हैं और अब तक हमने कोई भी फंक्शन क्रिएट किया नहीं है। ठीक है। इन तीनों का पहले मतलब समझते हैं कि भाई इनका मतलब क्या है। ठीक है। सबसे पहले आता है स्केलर फंक्शन। ठीक है। स्केलर वैल्यूड फंक्शन या स्केलर फंक्शन सेम चीज है। स्केलर फंक्शन का मतलब होता है कि जब मेरे पास कोई भी एक पर्टिकुलर सिंगल कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है, मान लो जो सेल्स की वैल्यू थी उसमें मैंने 10% का इंक्रीज कर दिया। ठीक है। या फिर मैंने किसी और चीज में कुछ इंक्रीज कर दिया, माइनस कर दिया, कुछ भी कैलकुलेशन कर ली। ठीक है। तो कैलकुलेशन एक ही कैलकुलेशन हो रही है, एक कॉलम या एक नंबर आएगा मेरे पास, है ना। मान लो अगर मैं एडिशन का ही सबका बनाता हूँ
तो मैं सबको ऐड कर रहा हूँ, सिंगल नंबर आ रहा है। या मैं सेल्स की वैल्यू में 10% ऐड कर रहा हूँ सब में, तो वो सेल्स का एक कॉलम आ रहा है ना। तो इनको कहा जाता है स्केलर वैल्यूड फंक्शन, जहां पे मेरे पास सिंगल नंबर या सिंगल कॉलम के नंबर्स आए। ठीक है, क्लियर है। सेकंड आता है मेरे पास टेबल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, टेबल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है जब मैं एंटायर टेबल के ऊपर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैं कुछ मल्टीपल कॉलम्स निकाल रहा हूं, मैं मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर मैंने कुछ अपडेट्स किए हैं। ठीक है, या फिर जब मेरा जो फंक्शन है वो एक टेबल रिटर्न कर रहा है, सिंगल कॉलम की जगह अब एक टेबल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप सीधे सीधे सेलेक्ट क्वेरीज भी एक्चुअली फंक्शन के अंदर स्टोर करके रख सकते हो, जैसे व्यूज के अंदर करते थे ना, आप फंक्शन के अंदर भी कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, तो ये होते हैं आपके स्केलर वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, सॉरी, टेबल वैल्यूड। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपके आते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस आर बेसिकली जब आप एक या एक से ज्यादा फंक्शंस को कंबाइन कर, मतलब एक से ज्यादा कोई कंबाइन करोगे, दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को कंबाइन करके एक नया फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो। मान लो आपको सम और एवरेज साथ में बहुत बार यूज करना पड़ता है, तो व्हाट यू विल डू इज आप एक कस्टम फंक्शन डिफाइन करोगे जिसके अंदर सम और एवरेज दोनों का जिस भी तरीके से आप यूज करते हो, हाँ, उस तरीके से आप लिख के सेव कर दोगे। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एग्रीगेट फंक्शंस। केवल सिंगल वैल्यूज आती है, सिंगल वैल्यू से सिंगल कॉलम आता है पूरा। ठीक है, टेबल वैल्यू में पूरा टेबल आता है। ठीक है, अब एग्जांपल्स करेंगे इनके, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इतना समझ आया, फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही करना है मेरे को, यूज करेंगे। गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार वही वाली फाइल खोल लेता हूं जिसमें हम वर्क कर रहे थे। इतना व्यूज वगैरह लिखो, मैं एक बार वो फाइल खोल रहा हूँ बस। फाइल नहीं open हो रही है, ओके। या आई मैम, हाँ श्योर। ठीक है, तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो सिंपलर फंक्शन होते हैं, स्केलर वैल्यूड फंक्शन जो होते हैं, उनको क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्केलर वैल्यूड थोड़े से सिंपलर होते हैं करने के लिए, तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब कुछ भी क्रिएट कर रहा हूं, कौन सा कमांड यूज करूंगा, क्रिएट। तो विल डू, एक मिनट, या क्रिएट फंक्शन, देन फंक्शन का नाम। लेट्स डू वन थिंग कि मैं ना यूनिट प्राइस कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्वांटिटी की वैल्यूज है, मेरे पास सेल्स की वैल्यूज है, तो मैं यूनिट प्राइस कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक मिनट, बस चौको है ना, उसमें तो यूनिट प्राइस भी है जहां तक है। हाँ, उस पर कर सकते हो, बता दूंगा फिर तो आप जैसे मर्जी उसको यूटिलाइज कर ही सकते हो। तो मेरे को देखने दो बस, गिव मी सेकंड। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, मैं प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, सेल्स और प्रॉफिट के बेसिस पे प्रॉफिट परसेंटेज कि भाई सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट है। ठीक है ना, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। सर विल डू, मेरे को फंक्शन नाम देना है, मैं पीपीसीटी नाम दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, पीपीसीटी प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो फंक्शंस होते हैं ना, उसमें आपको स्कीमा भी मेंशन करना होता है। आप पूछोगे भाई स्कीमा क्या होता है। स्कीमा इज बेसिकली भाई जो आपका
एसक्यूएल का स्ट्रक्चर है, जो आपके डेटाबेस का स्ट्रक्चर चल रहा है वो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अभी हम स्कीमास के अंदर बहुत ज्यादा डिप्थ में गए नहीं है। ठीक है, हमारा काम भी नहीं है जाना। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सिंपल सा क्या रखते हो भाई, यहाँ पे हमें डीबीओ बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट स्कीमा होता है वो होता है। ठीक है, वो मेंशन कर दो। ठीक है, ये आपका यूजर नेम भी यही होता है। ठीक है, यूजर नेम स्कीमा बेसिकली आप मेंशन कर सकते हो कि भाई यूजुअली जब आपको किसी कंपनी में जाओगे या कहीं पे जाओगे तो आपको यूजर नेम मिलता है। ठीक है, आप वो यहाँ पे लिखते हो। हर एक यूजर के हिसाब से उसका स्कीमा डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो आप वो यहाँ पे मेंशन करते हो। बाय डिफॉल्ट हमारे पास डीबीओ होता है, हमने वो मेंशन किया है। ठीक है, जो फंक्शंस है वो बिना इसे लिखे क्रिएट तो हो जाएंगे, यूज नहीं हो पाएंगे। रिमेंबर दैट। अगर हमने डीबीओ डॉट लिखते हुए फंक्शन मतलब जब फंक्शन बनाया आपने, तो सॉरी जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, नहीं नहीं, जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तब डीबीओ लिखना जरूरी है। यहाँ पे मतलब लिखो ना लिखो ऑप्शनल है, बट एग्जीक्यूशन के टाइम पे डीबीओ लिखना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिख लो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड। ठीक है, इससे होता क्या है, इन द वेरी बेसिक सेंस अगर मैं समझाऊं, तो भाई आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, मल्टीपल लोग सेम डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं, सबको अलग अलग यूजर नेम अलॉटेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बेसिकली डीबीओ लिखने का मतलब है कि मैं ये जो फंक्शन है ना वो सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फिलहाल मेरा डिफॉल्ट स्कीमा डीबीओ है। ठीक है, आप कंपनी में जाओगे, वहां पे ना लेवल ऑफ स्कीमा होता है, हिरार्की होती है। ठीक है, जैसे आपके पास इंडिविजुअली जो भी आपका यूजर नेम होगा उसके नाम से स्कीमा होगा। अगर आप उस स्कीमा पे कोई भी फंक्शन बनाते हो तो सिर्फ आप उसे यूज कर पाओगे, मतलब जो भी पर्सन आपके अकाउंट से लॉग इन है वो उसे यूज कर पाएगा। ठीक है, फिर होते हैं डिपार्टमेंट लेवल स्कीमास। ठीक है भाई, एचआर के लिए है जो भी है। अब उस स्कीमा के अंदर एक फंक्शन बनाते हो तो वो पूरा डिपार्टमेंट उसको यूज कर पाएगा। कंपनी लेवल स्कीमास भी होते हैं। ठीक है, बस ये स्कीमा के नाम है, आपको इसका स्ट्रक्चर कंपनी से मिलता है हमेशा। ठीक है ना, जैसे अभी तो हमने लोकली हमने इंस्टॉल कर रखा है, तो हमारा सिंगल स्कीमा सिंगल सिंगल यूजर होता है जिसको डीबीओ। ठीक है, तो इसलिए हमने ये मेंशन किया है यहाँ पे। ओके, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैं देता हूँ पैरामीटर्स। ठीक है, पंकज जी आपको तो पता होगा पैरामीटर्स का कंसेप्ट, फंक्शंस वाला सेम ही है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, इसके अंदर मैं देता हूँ पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स होते क्या है भाई, पैरामीटर्स आर द वैल्यूज जो ये फंक्शन इनपुट लेगा। गेटिंग योर पॉइंट, कि भाई अब मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए पैरामीटर्स क्या होंगे, सेल्स और प्रॉफिट वाला कॉलम है ना। सेल्स और प्रॉफिट की वैल्यूज चाहिएगी तभी तो। हाँ, तो ये इनपुट हो गए मेरे लिए, है ना। अब जो मैं फंक्शन डिजाइन करता हूँ ना वो कभी भी सिंगल, बस मेरे को भाई चॉकलेट के अंदर प्रॉफिट के नाम से है और सेल्स के नाम से कॉलम है, उसके हिसाब से डिजाइन नहीं करूंगा। मैं क्या डिजाइन करूंगा, मैं डिजाइन करूंगा कि भाई यूजर आए वो कोई भी मेरे को दो कॉलम दे दे। ठीक है, सेल्स का कॉलम का नाम डिफरेंट हो सकता है, सेल्स के अलग अलग, है ना, प्रॉफिट के कॉलम के नाम अलग अलग हो सकते हैं। मेरे को कॉलम का नाम बता दे और उसके ऊपर मेरा फंक्शन प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर पाए। हमेशा इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वजह से इनपुट लेता हूँ यूजर से उसके कॉलम्स का, इसके ऊपर मेरे को कैलकुलेशन करनी है। बात समझ आइए, थोड़ी थोड़ी आई है। देखो बेसिकली क्या है कि भाई अब जो फंक्शन है वो मैं, हाँ अभी बताएंगे वो मैं, आया मेरी बात समझ। देखो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है कि भाई दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं फंक्शन बनाऊं जो कि फिक्स्ड है। मतलब क्या हुआ कि भाई जब भी उसमें फंक्शन को रन करूंगा वो जो चॉकलेट वाला मेरा टेबल है उसी की प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करके देगा। बट इसका कुछ सेंस नहीं बनता, एक टेबल के लिए एक फंक्शन थोड़ा बनाऊंगा। मैं तो एक ऐसा फंक्शन डिजाइन करना चाहूंगा जिसमें मैं किसी भी टेबल के ऊपर रन कर सकूं उसे, है ना। कोई सा भी टेबल आ जाए उसमें सेल्स और प्रॉफिट के कॉलम्स हो। ठीक है, उसकी परसेंटेज निकाल दे। अब जो सम का फंक्शन है और मैं उसको देखूं, तो ऐसा थोड़ी ना मैं सिर्फ एक टेबल के एक ही कॉलम पे लगा सकता हूँ उसे, जहां मर्जी लगाऊंगा उसका सम करके दे देगा मेरे को। तो यूनिवर्सल होता है ना, वही मेरे को बनाना पड़ता है। अब यूनिवर्सल यूनिवर्सल बनाने के लिए अपने फंक्शन को मेरे को उसमें ना एक्चुअली यूजर से इनपुट लेना पड़ता है। जैसे मैं सम वाले फंक्शन का एग्जांपल दे रहा था, तो सम के ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ता है ना किस कॉलम का मेरे को सम चाहिए। तो इस ब्रैकेट में जो कॉलम का नाम लिख रहा हूँ ना दैट इज अ पैरामीटर। ठीक है, यूजर एक पैरामीटर देता है, ठीक है, पैरामीटर की वैल्यू देता है, और उस पैरामीटर के बेसिस पे मतलब मेरे को ना यहाँ पे सबसे पहले तो एचक्यूएल को बताना पड़ता है
कि जो फंक्शन है मेरा, ये एक पैरामीटर रिसीव करेगा, एक या एक से ज्यादा पैरामीटर रिसीव करेगा ये, ठीक है। तो वो बताएंगे कैसे बताते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं लगाता हूँ सिंबल एट द रेट का, ठीक है। उसके बाद मैं कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं सेल्स और प्रॉफिट लिखता हूँ यहाँ पे यूजुअली, बट उससे मैंने देखा कि सर बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई मैं वही वाले कॉलम ले रहा हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे एट द रेट पी कर दिया ऐसे सिर्फ, ठीक है। वेरिएबल है, नाम है, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, डजंट मैटर, ठीक है। मेरे को बताना पड़ता है जो ये प्रॉफिट या फिर जो ये वेरिएबल है ये किस डेटा टाइप का है, ठीक है। तो जब मेरे पास प्रॉफिट एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं, वो किस में होगा, फ्लोट में, राइट, फ्लोट, ठीक है। मैंने अपना पहला पैरामीटर बता दिया। अब सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगी नहीं, मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सेल्स भी चाहिए, डू कॉमा एट द रेट एस, ये वेरिएबल बना दिया मैंने सेल्स के लिए, ठीक है। अब सेल्स भी यानी फ्लोट में है, तो फ्लोट, इतना समझ आया, तो मैं कर देता हूँ। ये फंक्शन का मैंने एक बॉडी डिफाइन, बॉडी नहीं मतलब फंक्शन का नाम डिफाइन कर दिया, बेसिकली नाम और पैरामीटर्स में मैं क्या क्या लूंगा, समझ आया है, क्लियर है, किसी को नहीं आया शायद से, समझो समझो। बेसिकली मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, ये मैंने दो स्पेसेस डिफाइन कर दी जिसके अंदर यूजर कुछ भी डाल सकता है, लिख सकते हैं, बट मैंने तो इसलिए किया कि भाई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं प्रॉफिट का ही कॉलम ले रहा हूँ, फिर स्टूडेंट एक्चुअली क्या करने लगते हैं कि भाई किसी और टेबल के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो वो उस कॉलम का नाम लिखते हैं, एक कॉलम का नाम नहीं है, ये दिखाने के लिए मैं इस तरीके से लिखता हूँ इसे, ये कॉलम के नाम नहीं है, मैं कुछ पैरामीटर्स है, मैं लिटरली कुछ भी लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, हाँ, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखो आप, ठीक है। ये सिर्फ एक वेरिएबल है जिसको मैं मतलब रेफरेंस के लिए यूज करूंगा इसको सिर्फ, ठीक है। और मतलब एट द रेट तो लगाना है, एट द रेट इज द सिंटेक्स का पार्ट, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, लेटर कुछ भी, सिंगल लेटर डालो, पूरे पूरे वर्ड भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, तो फंक्शन की बॉडी पे आता हूँ, ठीक है। बॉडी डिफाइन करने से पहले मैं एज लिखता हूँ, जैसे व्यू वगैरह में भी हमने एज लिखा था कि मैं बता रहा हूँ इस फंक्शन का पार्ट है ये, ठीक है। अब जब मैंने व्यू क्रिएट किया था तो मैंने एज इट इज अपनी जो व्यू की बॉडी थी वो लिख दी थी, इसके अंदर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल लाइंस ऑफ क्वेरीज हो सकती हैं, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ क्वेरीज हो सकती हैं, ठीक है। तो अब अगर मेरे को ये चीज बतानी है कि भाई ये सारी क्वेरीज नहीं, सारी ही इस फंक्शन का पार्ट है, तो मैं सीधा सीधा एज में तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि भाई एसक्यूएल को तो लगेगा कि एक क्वेरी यहाँ पे एंड हो गई, फिर दूसरी स्टार्ट हो रही है, फिर तीसरी स्टार्ट हो रही है, तो इसके लिए वी हैव टू वर्ड्स कॉल्ड बिगिन एंड एंड, तो मैं इनके बीच में जो भी लिखूंगा वो उसको एक ही पार्ट मानेगा इस फंक्शन का, उसको स्टार्टिंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक्सेल के अंदर आपने तो अभी पढ़ा नहीं है, आपने जैसे पढ़ा था पीपी का टाइम पे, हम सब एंड एंड सब लिखते हैं ना, स्टार्टिंग एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम, उस तरीके से होता है ये, ठीक है। आपको समझाने के लिए भैया कि भाई मल्टीपल क्वेरीज हैं, नॉर्मली एसक्यूएल उसको अलग अलग क्वेरी मानता, अभी वो बिगिन और एंड के बीच में जितना भी है वो सबको एक ही मतलब फंक्शन का पार्ट मानेगा, ठीक है। गिन नहीं सकते, हाँ जी। तो अब मैं लिखूंगा बिगिन, ठीक है, और साथ ही एंड भी लिख लेता हूँ, एक लाइन छोड़ के मैंने लिख दिया एंड, और यहाँ पे मेरी क्वेरी एंड हो जाती है, ठीक है। इनके बीच में वी विल राइट द पार्ट, इस फंक्शन का पार्ट है, ठीक है, ठीक है। और देखो वैसे तो मैं मल्टीपल लाइंस ऑफ कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ यहाँ पे आराम से, ठीक है, बट क्योंकि मेरा जो कैलकुलेशन है वो है ही बहुत छोटी, तो मैं सिंगल एक ही लाइन में खत्म कर दूंगा उसे, ठीक है। अब अच्छा नहीं, इसके अंदर शायद से हाँ रिटर्न डालने बोलोगे ना, हाँ, इसके बीच में एक लाइन और आती है, मेरे को ये भी डिफाइन करना पड़ता है जो ये फंक्शन आउटपुट देगा ना उसका डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है। जब मैं प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हूँ तो परसेंटेज ही पॉइंट में ही आएगी, काफी सारे हम बता सकते हैं, तो नहीं 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 ये नहीं,
मेरे को बताना पड़ता है कि जो आउटपुट आ रहा है उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, पॉइंट्स में आएंगे, पॉइंट्स के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, फ्लोट। मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न्स फ्लोट लिख देता हूँ। ठीक है, इसका बेसिक मतलब है कि भाई मैंने बता दिया एसक्यूएल को जो ये फंक्शन है आउटपुट में भी फ्लोट ही देता है। समझा? ये वाला लाइन मिस हो गई थी मेरे से, ऐसे पहले हम इसे लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब मेरे को बिगिन और एंड के बीच में इसकी कैलकुलेशन लिखनी है। अब मैं यूज करूंगा वर्ड रिटर्न। डिफरेंस है, जो ऊपर यूज किया था वो है रिटर्न्स, जो ऊपर यूज किया था वो है रिटर्न्स। अब जो मैं यूज करने वाला हूँ रिटर्न, इसमें डिफरेंस ये है कि रिटर्न्स, नहीं 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 नहीं, रिटर्न्स का मतलब होता है कि भाई मैं डायरेक्ट टाइप बता रहा हूँ कि आउटपुट का क्या टाइप होगा। रिटर्न जब मैं यूज करता हूँ तो मैं एक्चुअली वैल्यू दे रहा हूँ, सिंगल और मल्टीपल वैल्यूज का नहीं है। हाँ, ये फर्क है। तो राइट रिटर्न। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल है। आई हैव टू डिवाइड। ठीक है, मैं साथ में राउंड भी लगा देता हूँ। राउंड लगाया मैंने सबसे पहले। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, मेरे को एट द रेट टी डिवाइड बाय एट द रेट एस। ठीक है, और इसको भी मैं एक ब्रैकेट में डालता हूँ, इनटू 100। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ये, प्रॉफिट बाय सेल्स मतलब इनटू 100। ठीक है, और मेरे को चाहिए 2 डिजिट तक का, इस 2 डिजिट का चाहिए। ठीक है, समझ आया? दिस इज द कैलकुलेशन। क्लियर है अभी तक? है ना? यही फंक्शन को बनाने का तरीका होता है। ठीक है, इसको मैं मल्टीपल लाइन में भी एक्चुअली कर सकता हूँ। ठीक है, सो मैं एक वैर ले लेता हूँ यहाँ पे। मैं वैर लेट से वैल्यू, एक वैल्यू नहीं, वी ले लेते हैं। ठीक है, या फिर ओ ले लेते हैं आउटपुट के लिए, आउट ले लेते हैं सीधा आउट, ये है आउटपुट भी कीवर्ड है, ओ ले लेते हैं सिंपल। ठीक है, वैर ओ इक्वल्स, और जो ये वाला फॉर्मूला है मैं इसको एक्चुअली इस वेरिएबल के अंदर भी डाल सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली एट द रेट ओ भी यूज कर सकते हैं। एक मिनट रुकना, वेरिएबल का वैसे थोड़ा सा मिस किया है मैंने शायद से। एक मिनट रुकना, इसमें ऐसे डिफाइन नहीं करते वेरिएबल। एक मिनट रुकना यार, मैं इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन करना भूल गया। अच्छा, डिक्लेयर होता है, मैं सोचा था गया कुछ तो भूल रहा हूँ। क्लियर ओ, ठीक है, दिस इज फ्लोट। ठीक है, एट द रेट ओ आएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से मैं वेरिएबल में डाल सकता हूँ। हुआ क्या यार, देखो बिगिन तक समझ आया था। ठीक है, जब मैंने राउंड के अंदर सीधे सीधे ये वैल्यू डाली थी, वो वाला पार्ट भी समझ आया था। है ना, रिटर्न कर रहा है वो सीधे सीधे इस वैल्यू को रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, बट देयर कैन बी अ चांस कि मेरे को ना मल्टीपल कैलकुलेशन करनी पड़ जाए। मेरी जो कैलकुलेशन है वो बहुत लंबी है, एंड उसको एक लाइन में डालने का सेंस नहीं बनेगा, मैं मल्टीपल स्टेप्स में करना चाहूंगा उसको। है ना, तो मैं इस तरीके से वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकता हूँ, और उन वेरिएबल्स की फिर वैल्यूज भी डिफाइन कर सकता हूँ आगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज क्या किया, डिक्लेयर एट द रेट ओ। ठीक है, एट द रेट ओ, यहाँ पे ओ जो है मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। नहीं समझ आया? रिटर्न्स फ्लोट, कि भाई जो ये फंक्शन बना रहा हूँ ना मैं,
इसका जो आउटपुट आएगा, जो आंसर आएगा इस फंक्शन का कैलकुलेशन के बाद, वो आंसर फ्लोट में होगा। मेरे को पहले से बताना पड़ता है कि मेरा आंसर किस डेटा टाइप का होगा। समझ आया ना? इनको नहीं आया। हाँ, बेसिकली परसेंटेज की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है और नीचे बस। हाँ, समझ आया? जब मैं एट द रेट लगाता हूँ, दैट इज बेसिकली अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे एट द रेट पी और एट द रेट एस लिखा था, तो भाई एट द रेट पी में मैं प्रॉफिट वाला कॉलम स्टोर कर रहा हूँ, एट द रेट एस में मैं सेल्स वाला कॉलम स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये तो मैंने चलो इनपुट लिया यूजर से, तो इसलिए यहाँ पे लिखा। अब मेरे को इस फंक्शन के इंटरनली एक स्पेस चाहिए कुछ स्टोर करके रखने के लिए। ठीक है, तो उसको कैसे करता हूँ? डिक्लेयर एट द रेट ओ। ठीक है, तो एट द रेट ओ के नाम से मैंने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, जिसका टाइप फ्लूट है। इस ओ का टाइप फ्लूट है। ठीक है, और इसके अंदर जो है स्टोर कर रहा हूं वो ये वाली कैलकुलेशन स्टोर कर रहा हूं। हाँ, इस तरीके से कह सकते हो आप। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, और फिर जब मैंने रिटर्न किया तो मैंने इस एट द रेट ओ की जो वैल्यूज थी उसको राउंड ऑफ करके रिटर्न कर दिया। तो जो एक्चुअली हमें जो एट द रेट ओ वाली कैलकुलेशन है वो दिखेगी नहीं, वो इंटरनल कैलकुलेशन है। हमें वैल्यू दिखेगी कौन सी? जो ये रिटर्न के आगे लिखी हुई है। ठीक है, ये फंक्शन फाइनल आउटपुट मेरे को ये रिटर्न वाला देगा। ठीक है, समझ आया बॉडी कैसे डिफाइन की फंक्शन की? इसको कर लेते हैं run। पूरे सेलेक्ट करके ऑल टेक्स्ट किया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। ठीक है, मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर में जाऊं और एक मिनट, मैंने यूज ही नहीं किया था, सॉरी, दोबारा run करना पड़ेगा एक बार। तो मैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर में जाके एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। डेटाबेसिस में SQL4 खोलते हैं, इसमें प्रोग्रामेबिलिटी, इसके अंदर फंक्शंस, और हमारा ये स्केलर वैल्यू फंक्शन बनाया ना हमने, ये रहा। सॉरी, इस चीज पे व्यू सेव नहीं कर सकते। नहीं, एज अ व्यू ये सिर्फ आउटपुट नहीं है ना, एक्चुअली कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, वेरिएबल्स वगैरह का सपोर्ट नहीं मिलता हमें व्यू में। पॉइंट, एक व्यू को आप एज अ फंक्शन सेव कर सकते हो, हर एक फंक्शन को आप एज अ व्यू सेव नहीं कर सकते। कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते उसके, मतलब कैलकुलेशन कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं नहीं, व्यू में हम काइंड ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, 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 टेबल में ऐड हो जाइए, तो फिर वो आपको सबको इसके थ्रू इंसर्ट करके पहले एक कॉलम ऐड करोगे, फिर वैल्यूज उसकी इंसर्ट करोगे सबको इसके थ्रू, जैसे हमने व्यूज के टाइम पे किया था उसी तरीके से। इसका डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे मेरे को स्केलर वैल्यूड फंक्शन में मेरा फंक्शन दिख रहा है। ठीक है, अब इसको करते हैं यूज। ठीक है, यूज करने के लिए आई विल सिंपली सेलेक्ट, और लेट्स से मैं सेल्स ले लेता हूँ, मैं प्रॉफिट ले लेता हूँ। ठीक है, और डीबीओ डॉट पीपीसीडी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दिख रहा है ना सही से? हाँ, किसकी ये फंक्शन जाएगा। हम्म, कह सकते हो आप, मतलब एक्चुअली टेक्निकली ये नहीं होता। टेक्निकली में ये होता है कि भाई जो, जब आप डेटाबेस को थोड़ा सा और डीप में पढ़ोगे ना, तो एक्चुअली इसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, एक्सएमएल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो एक्सएमएल में बेसिकली इन डेप्थ आपकी फाइल्स होती हैं ये अलग अलग। नहीं नहीं, फाइल रन करने के लिए नहीं, एक्सएमएल एक फॉर्मेट है। एक्सएमएल एक डेटा स्टोरिंग फॉर्मेट है। एक्सएमएल के मतलब जैसे जेसन होता है ना, उस तरीके का है, डेटा स्टोर करने के काम आता है।
तो जो डेटाबेस है ना, एक्चुअली इन डेप्थ जाके एक्सएमएल फाइल्स होती हैं। तो किस एक्सएमएल फाइल के, मतलब हर एक एक्सएमएल फाइल का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें किस स्ट्रक्चर के अंदर आप ये फंक्शन बना रहे हो। हम्म, हाँ हाँ। हम्म। देखो, द पॉइंट इज, अभी के लिए आप क्रिएट करते हो, डिक्लेयर करो मत करो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही स्कीमा है हमारे पास, डीबीओ। तो वो बाय डिफॉल्ट डीबीओ में ही जाएगा। अगर आप मल्टीपल, हाँ, ग्लोबल नहीं होगी। जो आपका स्कीमा, जिस स्कीमा से मतलब जिस अकाउंट से आप लॉग इन हो, उसमें बनेगा वो, बाय डिफॉल्ट उसमें बनता है। नहीं, ग्लोबल फंक्शन आपको वही स्कीमा के थ्रू बनाना पड़ता है ना। आपको बताना पड़ेगा कि भाई डिपार्टमेंट के लिए ग्लोबल है। हाँ, ऊपर की स्कीमा बन सकते हैं ना, कि एक स्कीमा हो गया सिर्फ आपके लिए, एक स्कीमा में सारे डिपार्टमेंट के सारे लोग हैं, एक स्कीमा में ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। तभी तो एक्चुअली डेटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कमांड्स के ऊपर भी कर सकता है कि भैया डिलीट कमांड का एक्सेस ही नहीं दिया उसने आपको। तो वो स्कीमा के थ्रू ही कंट्रोल होता है ये सब। आपकी स्कीमा में अगर उसने डिलीट कमांड का, जो बेसिकली इन दी एंड एक फंक्शन है डिलीट कमांड भी, ठीक है, वो फंक्शन अगर उसने हटा दिया वहां से, तो आप डिलीट कमांड यूज ही नहीं कर पाओगे। आपके पास जो एक्सेस एक्सेस है, उसे लगेगा कि डिलीट कमांड एग्जिस्ट नहीं करती। तो कंट्रोल करना होता है ना, कि भाई ऐसे ही कोई जूनियर एम्प्लॉय आया, उसको डिलीट का कमांड का एक्सेस नहीं दे दूंगा ना मैं। अभी के लिए नहीं पड़ेगा। जो, हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, आपको डिक्लेयर करने की जरूरत इसलिए पड़ेगी, क्योंकि जब आप कंपनीज वगैरह में काम कर रहे हो ना, तो फंक्शंस आप खुद के लिए कभी नहीं बनाते। आपका नीड ही नहीं पड़ती आपको फंक्शन बनाने की। फंक्शन आप हमेशा, आपको बॉस बोलेगा कि भाई एक फंक्शन बना दो, जो कि यहाँ जो ये काम कर दे। तो फंक्शन आप खुद के स्कीमा पे नहीं बनाओगे, वो हमेशा या तो डिपार्टमेंट के स्कीमा पे, या फिर प्रॉपर कंपनी के स्कीमा पे, बहुत सारे अलग अलग स्कीमा होते हैं, हायरार्की होती है पूरी, उसमें बनाते हो। गेटिंग अ पॉइंट। इसलिए इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि भाई आप ऊपर डिफाइन कर दो, क्योंकि द पॉइंट इज कि आपने अपने वाले में डिफाइन कर दिया, फिर आप बोल दो बॉस को कि हमने बना दिया है, वो उसके बाद एक्सेस ही नहीं होगा उसका। ठीक है ना, इस वजह से। अब हाँ, मैंने लिख दिया डीबी डॉट पीपीसीटी। ठीक है। इसके अंदर पहले मेरे को प्रॉफिट की वैल्यू देनी है, तो मैं प्रॉफिट का कॉलम, अब मैं यहाँ पे एक्चुअली कॉलम्स दे रहा हूँ। ठीक है। मैं प्रॉफिट दे दिया, उसके बाद मेरे को सेल्स देना था, मैंने सेल्स दे दिया। ठीक है। का नाम भी दे देते हैं, को नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं, काम करते हैं। ठीक है, पीपीसीटी किया मैंने, इसका नाम दिया। ठीक है, फ्रॉम चौको। समझाया। ये इसके नीचे अंडरलाइन सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो रिफ्रेश नहीं हुआ, उसको अभी तक पता नहीं लगा है कि भाई पीपीसीटी बन चुका है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, दिस इज द कमांड। ठीक है। इसको मैं रन करूंगा। देखो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले सेल्स की वैल्यू दिखा दी, प्रॉफिट की वैल्यू दिखा दी, और परसेंटेज बता दिया। अब परसेंटेज माइनस में भी आ रहा है, क्योंकि भाई प्रॉफिट की वैल्यू माइनस में भी है, तो मतलब उसमें इतना परसेंट लॉस भी किया है मैंने। ठीक है। हम्म। नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकता, बस सब क्वेरीज के थ्रू करना पड़ेगा, जो मेथड है ना। प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जब मेरे को ये वैल्यूज निकालनी है, तो नीड ही नहीं पड़ती मेरे को इसको सेव वगैरह करके रखने की कहीं पे। और मेरे को सेव वगैरह करके रखने की नीड पड़ रही है, तो फिर मैं सीधा सीधा इंसर्ट करता हूँ। नहीं, क्योंकि एक्चुअली मैं इसको, जो फंक्शन है, इसको सीधे इंसर्ट के साथ भी यूज कर सकता हूँ ना। इंसर्ट इनटू दिस टेबल, फिर ब्रैकेट में मैंने वो डाल दिया उसका नाम, जिस भी कॉलम में मेरे को इंसर्ट करना है, और उसके आगे सीधा सीधा फंक्शन लिख दिया, वो भी वर्क करेगा। नहीं, उसके बाद मेरे को सब क्वेरी लिखनी पड़ेगी सिलेक्ट वाली, सीधा फंक्शन सीधा वर्क नहीं करेगा। हाँ। समझ सकता हूँ, प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। कर लो एक बार इसे। यही था बेसिकली फंक्शन टॉपिक आपका। नहीं, हाँ, एक बार टेबल वैल्यू फंक्शन और बता दूंगा, इसके लिए किया ना भी हमने। ये वाला कर लो, फिर एक बार आपको टेबल वैल्यू भी बता देता हूँ।
स्किल के भी नोट्स रेडी हो गए हैं। एक बार जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपका स्किल के नोट्स भी दे दूंगा। नोट्स में मतलब हर एक चीज लिखी हुई है तो ये आपके रट्टा मार के नहीं काम से करेगा। एसक्यूएल ऐसी चीज नहीं है जो आप रट्टा मार सको। मतलब बिजनेस एनालिसिस में एजाइल को छोड़ के ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आप रट्टा मार सकते हो। एजाइल को आप फिर भी थोड़ा सा रट्टा मार सकते हो क्योंकि उसमें वही सेम ही स्ट्रक्चर चलता है हर जगह पे। फिलहाल जितना भी आप स्टैट्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे या फिर बीबीए वगैरह पढ़ोगे, सब कुछ आपको एक्चुअली समझ आना चाहिए, तभी आप उसको यूज कर पाओगे आगे। क्योंकि ये ना, जैसे आपने इसका रट्टा मार लिया, रट्टा मारने से क्या होगा कि आपको ये तो बनाना आता है, कहीं और यूज करना पड़ जाए। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये इसकी प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा हाथ बैठता जाएगा आपका। अभी मेरे को भी कई सारी चीजें होती हैं जो मैं दिमाग से निकल जाती है, जैसे फंक्शन वाले ये वेरिएबल वाला पार्ट निकल ही गया था, मेरे को भी देखना पड़ा। हाँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर चीज ही आपको हमेशा याद रहेगी, कई सारी चीजें आपको भी देखनी पड़ सकती हैं। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। हाँ, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई वेरिएबल्स बना सकता हूँ। हाँ, वही, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं, तो सिंटेक्स भूल गया था मैं। सिंटेक्स मेरे को देखना पड़ा। फिर क्या समझ आया? अभी तो आया। आई थिंक जितना हमने अभी तक उसमें वीकेंड वाले में कर लिया वो तो है। वो तो मैंने चेक किया था, मैंने पूरा चेक नहीं किया कि स्टार्ट टू एंड पूरा है या नहीं है। हाँ। हो गया, रन हुआ अच्छे से। कोई डाउट्स वगैरह इसमें, किसी वर्ड का मतलब ना समझ आया हो कुछ? कोई बात नहीं, दोबारा कोई आया तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, अब करते हैं टेबल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, टेबल वैल्यूड फंक्शन मैंने बताया कि पूरे टेबल के लिए होता है। ठीक है, उसमें एक्चुअली आप रिटर्न ही टेबल करते हो। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली कॉपी दिस। पूरा इतना सारा दोबारा लिखने की क्या नीड है? ठीक है, अब मैं इसका नाम कर देता हूँ, लेट्स से
ई सेल्स कर देता हूँ, मतलब सेल्स के बेसिक पे मैं फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, मैं सिंपल सा एक फंक्शन बनाऊंगा, जैसे हम व्यू बनाते थे उसी तरीके से बना सकता हूँ, बस इसके ना पैरामीटर सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, व्यू के अंदर मेरे को पैरामीटर सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो इसके अंदर अब मैं सिंपल सी ये @s वाला पार्ट स्टिल रख लेता हूँ। मेरा गोल बताता हूँ पहले क्या है। मेरा गोल है कि मैं एक फंक्शन ऐसा डिजाइन कर दूं जिसके अंदर बस मैं एक वैल्यू दूं और वो मेरे को उसके बेसिस पे टेबल रिटर्न कर दे। ठीक है, फिलहाल क्या कर रहा हूँ कि भाई मैं इस फंक्शन को सेल्स की एक पर्टिकुलर नंबर दूंगा लिख के। ठीक है, और उससे बड़े जितनी भी सेल्स की वैल्यू है वो मेरे को रिटर्न करेगा। ठीक है, और पॉइंट व्यूज से फंक्शन इसी में डिफरेंस है कि भाई फंक्शंस के अंदर मैं पैरामीटर सेट कर सकता हूँ, व्यूज के अंदर पैरामीटर सेट नहीं कर सकता। बाकी फंक्शन के अंदर भी इंसर्ट अपडेट डिलीट वाली पार्ट्स नहीं होते हैं। मैं टेबल को चेंज नहीं कर सकता फंक्शन से भी। ठीक है, फंक्शन से भी टेबल को चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अब ये रिटर्न करेगा टेबल, रिटर्न्स टेबल। टेबल भी मेरा एक एक्चुअली डेटा टाइप होता है। ठीक है, समझ आया। अब इसके अंदर भाई बिगिन एंड एंड। अब इसके अंदर मेरे को करना क्या है, जल्दी हटा तो मेरे को एरो की कोई जरूरत नहीं है। रिटर्न्स में मैं एक ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं क्वेरी लिख सकता हूँ पूरी। सो आई विल डू वन थिंग, इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूरी क्वेरी लिख सकता हूँ। ठीक है, सो आई विल डू सिंपली सेलेक्ट, वही कर लेते हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि कुछ कॉलम्स ले लेते हैं, आप कुछ कॉलम्स भी ले सकते हो। चोको वेव सेल्स ग्रेटर देन दिस @ ठीक है, इशू किया गया मैंने, थिंक सो। अच्छा ठीक है, हाँ इसके अंदर मैंने ये इशू किया कि अब मेरे को वो बिगिनिंग और एंड की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये सिंगल लाइन ही है। अब ब्रैकेट से डिफाइन किया है, मेरे को बिगिनिंग और एंड की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है। समझा। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि जो बिगिन और एंड मैंने यहाँ पे हटाया ऊपर लगाया था, उसका समझ आया कि भाई बिगिन और एंड मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ कहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीपल लाइंस थी, देख रहे हो, एक लाइन ये हो गई, इसके बाद ये लाइन हो गई। ठीक है, एसक्यूएल बाय डिफॉल्ट इसको दो लाइन मानता, तो इसलिए हमने बिगिन और एंड लगाया ताकि वो इसको एक ही पार्ट माने, मतलब इसी को इस फंक्शन का पार्ट माने। हाँ, नहीं बिगिन और एंड मतलब सिंगल लाइन ऑफ कोड, समझा नहीं, सॉरी। ठीक है, हाँ, आप सीधे सीधे लगा सकते हो। नहीं, उनको तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, वो सब क्वेरी है ना मेरे पास एक्चुअली, तो इसलिए मेरे को ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ी, उनको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। उनके जो 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 आपकी रिटर्न वाली लाइन है, रिमेंबर कि उसके अंदर स्पेसिस ना हो, तो आप बिना ब्रैकेट के कर सकते हो। स्पेसिस आ रहे हैं उसके अंदर तो फिर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ता है। समझ आया, क्लियर है। ठीक, इसको भी रन कर लेते हैं। कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, मतलब हाँ एग्रीगेट फंक्शंस वही तो होते हैं। नहीं ऐसे थोड़ा ना यूज कर सकते हो, वो तो फिर आपकी सिंटेक्स ही गलत हो गया ना। ये तो जब आप बाहर यूज नहीं कर सकते फंक्शन के अंदर कैसे यूज कर पाओगे इसको। आप वो कर सकते हो डिक्लेयर वो करके इक्वल टू ये एवरेज ऑफ सेल्स सेलेक्ट वाली क्वेरी। हाँ यूज कर सकते हो, सिंटेक्स सही होना चाहिए। हाँ ठीक है, इसको अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने किया गया था एक्चुअली। हाँ, नहीं फंक्शन क्रिएट किया है, अभी रन नहीं किया, रन अभी करेंगे।
सेलेक्ट, इसका नाम मैंने लिया था टी सेल्स ना, तो tbo डॉट टी सेल्स, इसके अंदर मेरे को सेल्स देनी है, वैल्यू देनी है, तो लेट्स से 150 देनी, ठीक है। मैंने लोड दिया था, ऐसे नहीं होगा, ये टेबल वैल्यूड है ना, तो इसको मेरे को सिलेक्ट स्टार, अब इसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा मेरे को, ऐसे होगा ये, क्योंकि ये टेबल वैल्यू फंक्शन है ना, तो टेबल वैल्यू फंक्शन का बेसिकली मतलब हुआ कि ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, और टेबल को प्रिंट करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करता हूँ ना। देखो, समझ आया, ये होते हैं टेबल वैल्यूड फंक्शंस, क्लियर। नहीं समझ आया। हाँ हाँ, तो मैं तो किया, सेल्स का जो कॉलम है यहाँ पे सेल्स ही था ना, सेल्स की कॉलम उससे बड़ा होना चाहिए, सेल्स की कॉलम की सारी वैल्यू उससे बड़ी आ रही है, ठीक है, 248 एंट्रीज है जो उससे बड़ी है, ठीक है। व्यूजल फंक्शन में मेन डिफरेंस जब हम टेबल वैल्यू की बात करते हैं तो यही आता है कि भाई व्यू के अंदर ना मैं ये ऐसे इस तरीके से 150 नहीं दे सकता था, उसके अंदर मेरे को वेयर लगाना पड़ता, इसके अंदर मैंने 150 को इस सेल्स की वैल्यू को एज अ पैरामीटर दे दिया, उसके अंदर पैरामीटर्स अलाउड नहीं होते व्यू के अंदर, फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स भी अलाउड होते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि हर एक व्यू एक फंक्शन बन सकता है, बट हर एक फंक्शन एक व्यू नहीं बन सकता, जैसे मैं इसको एक व्यू नहीं बना सकता, जो मैंने अभी यहाँ पे किया उसको व्यू नहीं बना सकता, but लेट्स से मैं यहाँ पे @s की जगह यहीं पे 200 लिख देता और यहाँ पे इनपुट कुछ नहीं देता, तो वो फंक्शन भी बन सकता था, वो व्यू भी बन सकता था, बात समझ आई मेरी। ये इसको कर लो, एक देना मेरे को, ये पंकज जी देखते हैं, हाँ जी, ठीक है, रिटर्न सेल्स नहीं, फ्रॉम सेल्स कैसे होएगा, सेल्स को टेबल का नाम छोड़ दें, चल गया अभी, अभी भी इशू है, पढ़ लो पढ़ लो, और क्या है, जैसे कोई एंडिंग आएगी, अच्छा ये इसको पैरामीटर नहीं रहेगा ना, ये आपको एटलीस्ट यहाँ पे चाहिए, वाई के से जाना चाहिए, वीक लाइन तो नहीं गई है, वो रन करके देखते हैं, है ना, करना रन करना, ये इशू कॉज कर रहा है, ये इशू कॉज कर रहा है क्या, ये वाली चीजें इशू कॉज करती तो नहीं है वैसे, फ्लोट क्या है, समझ आ रहा है,
नहीं नहीं होना चाहिए क्योंकि आप सिंगल क्वेरी यूज कर रहे हो ना। नहीं, एज के बाद आता है बिगिन। देखो, नहीं यहाँ पे नहीं, इसके ब्रैकेट के बाहर आएगा एंड। हाँ, इससे फिक्स तो हो रहा है इश्यू। इश्यू फिक्स तो हो रहा है। इश्यू क्यों कॉज कर रही है? Whenever a solution can be specified in the select list when the subquery is not reduced it with exists. नहीं नहीं, बिगिनर एंड तो ठीक था। हाँ, तो अभी ठीक है। ये बोल रहा है only one expression can be specified in the select list when the subquery is not this। एग्जिस्ट तो बेसिकली वो होता है कि भाई जैसे इक्वल टू वाला चेक करते हैं ना कि दिस एग्जिस्ट इन दिस करके, वो स्टेटमेंट होती है एग्जिस्ट तो। बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती है ना इसमें। Field is greater than this। सब क्वेरीज नॉट इंट्रोड्यूस विद एग्जिस्ट का तो मतलब होता है जब कई बार ना क्या होता है कि जब मैं सिलेक्ट कमांड का यूज करता हूँ ना, तो मैं एक लिस्ट रिटर्न कर रहा हूँ बेसिकली। टेबल इज बेसिकली अ लिस्ट, है ना। और उसके अंदर जब मैं कॉन्फ्लिक्शन आ जाए सब क्वेरी के साथ, सब क्वेरी भी मेरे को एक लिस्ट दे रही है और उस लिस्ट को नहीं यूज कर रहा हूँ मैं। मतलब देखो, जैसे जब सब क्वेरी एक लिस्ट दे रही है, मैं लिस्ट को सेल से कंपेयर नहीं कर सकता ना। सेल से ग्रेटर देन एक लिस्ट, कहने का पॉइंट। तो तब ये वाला आता है। नहीं नहीं, ये तो हमें एक सिंगल नंबर दे रहा है ना, हमने एवरेज से लगाया है। ये तो हमें एक सिंगल नंबर दे रहा है, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी क्यों एरर आ रही है। अगर यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स करते तब ये वाला रास्ता समझ आता है, क्योंकि भाई जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स है वो भी एक लिस्ट दे रहा है। सेल से कंपेयर नहीं कर सकता मैं उसे। चैट जीपीटी करके देख लो इसको, वो देखो क्या बोलता है ना। आप लोगों का रन हो गए। ठीक है, तो यही था बेसिकली फंक्शंस का टॉपिक। ठीक है, तो डाउट्स वगैरह है तो पूछ लो। ठीक है, वरना इसे प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। आपको वाला इशू एक बार फिक्स हो जाए मेरे को भी बताना। कहीं पे लॉजिकली कुछ ना कुछ फ्लो होगा जो मेरे को भी पकड़ में नहीं आ रहा है, तो वो एक बार देखना पड़ेगा। सिंटेक्स वगैरह एकदम ठीक है, कहीं पे लॉजिकल फ्लो है कोई। ठीक है, क्लास यहीं पे एंड करते। ओके, चलिए, थैंक यू।